और मैंने जो वीडियोस है वो उसमें देखिए भाई, मियोसिस में गैमीट का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म के अंदर कितना 23 और एग के अंदर भी कितना 23। ठीक है, एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, देखते चलें। ये आपका टेस्टिस का टीएस वाला पार्ट हो गया। स्पर्म इस तरह से अरेंज होता है टेस्टिस के अंदर, ये लगे हुए हैं। मियोसिस 2 बार होता है सेल के अंदर, ठीक है। और माइटिस कितनी बार होता है? 1 बार। तो यानी कि मियोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन 1 बार के 2 बार, 2 बार। और सेल का डिवीजन कितनी बार? 2 बार। और डीएनए का रिप्लिकेशन कितनी बार? 1 बार। माइटोसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन 1 बार और सेल का डिवीजन भी कितनी बार? 1 बार। अब मैं चला लूंगा, वो तो चला लूंगा, डबल क्लिक करके चलाने नहीं है। ठीक है। ये हाँ, मैंने उसमें उन्होंने कही थी मैं फोल्डर बना देंगे आपका। ठीक है। हाँ भाई, एस फेज में डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन। इसका अलग से वीडियो दिखा देंगे अपन, है ना। अभी तो एक छोटा दिखा है। ये मैंने आपको बताया था, सिस्टर क्रोमेटेड बन जाते हैं। सेंट्रल का भी क्या होता है? डुप्लीकेशन। कहाँ होता है? बोलो, एस फेज में। सही भैया। देखो, ये सेंट्रोमियर होता है, ये काइनेटोकोर होते हैं, सिस्टर क्रोमेटेड होते हैं, ठीक है। अब प्रोफेज फर्स्ट में होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है? पेयरिंग। पेयरिंग को क्या बोलते हैं? सिनेप्सिस। सिनेप्सिस क्या स्ट्रक्चर होती है? बाइवेलेंट। एक बाइवेलेंट में कितने क्रोमोसोम? 2। क्रोमेटिड कितने? 4। सेंट्रोमियर कितनी? 2। सेंट्रोमियर 2, काइनेटोकोर कितनी? 4। देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई। क्या बोलते हैं बेटा? सिनेप्सिस। एक पेयर में कितने क्रोमोसोम हैं? 2। क्रोमेटिड कितने? 4।
देखो ये पेयर बन गया। अब इसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, पर्पल कलर ब्लू से एक्सचेंज होएगा, ठीक है, दिखाएगा। बताया था नॉन सिस्टर क्रोमेट के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब प्रोफेज फर्स्ट के बाद क्या हो जाएगा आपका, यानी डायकाइनेस में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, सही है। और स्पिंडल फाइबर का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन, ये इस तरह का। मियोसिस में एक क्रोमोसोम एक स्पिंडल फाइबर से जुड़ा और माइटोसिस में दोनों से जुड़ा होगा, ठीक है, ये दिखा रहा है वो। अभी ले प्रांजल फिनिश होने दे, वीडियो बताऊंगा। ये चलता है सेग्रीगेशन, ठीक है, मेंडल का लॉ था ना सेग्रीगेशन, तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो टीलोफेज में कितनी सेल बन जाएंगी, 2 डॉटर सेल। यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया। इसमें भी 23 क्रोमोसोम, उसमें भी कितने क्रोमोसोम, 23, ठीक है। तो ये सेल फरो बन गई, सेल फरो से 2 सेल अलग हो गई, देखो। अब डीएनए का रेप्लिकेशन तो होता नहीं है, क्या होता है, सेंट्रियल होती है। अब प्रोफेज 2 के अंदर क्या होगा, वापस से वही कहानी जो माइटोसिस में पढ़ रखे थे आप, सही है। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, सारे के सारे क्रोमोसोम मेटाफेज प्लेट पर क्या हो जाएंगे, अरेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में स्प्लिट होगी एनाफेज में, सही है भैया। तो एनाफेज सेकंड में सेंटर में स्प्लिट हो जाती है, देखो स्प्लिट हो गई, ये देखो सेंटर में स्प्लिट हो गई, क्लियर है। पहले वाले में सेग्रीगेशन, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर में स्प्लिटिंग। तो कितनी सेल बनेंगी टोटल, 4, चारों की चारों जेनेटिकली कैसी, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि क्या हो गया, क्रॉसिंग ओवर। अब बता रहा है वेरिएशन का कॉज कैसे आती है, वेरिएशन। पहली बात तो क्रॉसिंग ओवर होता है, दूसरा क्या होता है, रैंडम अरेंजमेंट होता है प्रेयर का, सही है। जरूरी नहीं कि मैटरनल ऊपर हो पैटर्न नीचे हो, पैटर्नल ऊपर मैटरनल नीचे हो सकता है। तो हम में कितने टाइप के स्पर्म बन सकते हैं वो दिखा रहा है आपको, देखो। इसके कारण अपन सब लोग क्या होते हैं, अपने भाई बहनों से भी क्या करते हैं, डिफरेंस शो कर जाते हैं। उसका कारण बता रहा है, देखो जरा। टू की पावर n, अपन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। तो 2 की पावर 23 कर दो, इतने टाइप के स्पर्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये कारण है डाइवर्सिटी का। ये देखो, ये बनने ऊपर, यानी कॉम्बिनेशन मिलियंस बन सकते हैं। अब कॉम्बिनेशन मिलियन है तो कौन सा स्पर्म फ्यूज होगा एक से, वो अलग बात है। कैफ भाई, अब इसमें यार मैं कुछ नहीं कर सकता, सुनाई नहीं दे रहा, मेरी आवाज तो आ रही है ना, उतना ही कर सकते हैं यार, वरना वीडियो में नहीं सुनाई दे रहा, उसकी अपनी कोई वो नहीं है यार, वीडियो देख सकते हो आप। हाँ बस इतना है कि मैं तुम्हें, मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं तुम्हें इसके लिंक बता दूंगा, वहां से तुम्हें ये देखने को मिल जाएंगे, सही है। फ्लूइड नेचर ऑफ सेल वॉल, रेस्मा क्वासी, अबे ये बता रहा हूँ, भी बता दूँ प्रांजल, 2 मिनट रुक जा, सब बता दूंगा तेरे को, ठीक है। फ्लूइड फ्लूइड नेचर, टेंशन में, अभी 2 मिनट रुक जा, अभी जरा ये वीडियो फिनिश हो जाने दे, ठीक है, उसके बाद बता रहा हूँ, तेरे सारे डाउट बता दूंगा। हाँ भाई, अब बात करते हैं अपन,
ठीक है, मेंडल की लाइफ। ठीक है, देखो भैया, ठीक है देखो, थोड़ा थोड़ा बता चलो फिर मैं खुद एक्सप्लेन कर दूंगा। मेंडल का जो बर्थ हुआ था 22 जुलाई 1822 को, कहां पर हुआ? सिलेशिया विलेज में हुआ था, ऑस्ट्रिया के हाइजेंडॉर्फ में। कहां पर? सिलेशिया विलेज, ये दिखा है हाइजेंडॉर्फ, उसका फार्म हाउस मेंडल का। उसको शुरू से ही शौक था ब्रीडिंग का, ठीक है भैया, तो ब्रीडिंग का बताया हुआ। देखो भाई, 18 ईयर पे ये पढ़ने चला गया था ओलेमबर्ग में। ये उसके टीचर थे। फोर्टी थ्री में ऑगस्टीन बताई थी आपको, ऑगस्टीनियन चर्च जो थी, वहां पर मॉन्क हो गया। इसको ग्रेगर की जो उपाधि बोलते हैं अपन, वो ग्रेगर टर्म कहां पे दिया गया था इसे? चर्च के अंदर दिया गया था। ये चर्च है वहां की ऑगस्टीनियन। ये वियना यूनिवर्सिटी, जहां पर उसने नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स स्टडी करा था। फिजिक्स पढ़ाना शुरू करी थी, साथ साथ उसने ब्रीडिंग पर भी काम करना शुरू कर दिया, प्लांट ब्रीडिंग। ये पी प्लांट है, पी प्लांट के फ्लावर ऐसे ही होते हैं। एटीन फिफ्टी सिक्स से कितने तक गए थे? 1863 तक, 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किया उसने। पाइजम सटाइवम 2n कितना होता है? 14। गार्डन पी बोलते हैं उसे। डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस कराया तो F1 में क्या मिले आपको? हाइब्रिड। ऐसे ही डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बता रहा है थोड़ा सा, यानी F1 में हमेशा हाइब्रिड मिलता है, ये बताया गया। एक्चुअल में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंस कार्ल कॉर्नेंस ने दिए थे, मेंडल ने पोस्टुलेट्स दी थी केवल, मेंडल लॉ नहीं बनाया था कोई। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है, वो बात अलग है। सेग्रीगेशन अभी आपने देखा, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो गए थे? अलग अलग, तो वो ये बता रहा है। मियोसिस में 4 सेल बनती हैं, ठीक है। ये तो मैं वैसे ही आपको बोर्ड पे बताऊंगा, टेंशन वाले इसकी तो। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बताया, ये भी डिटेल में बताया जाएगा आपको। इसका तो अलग से वीडियो दिखाऊंगा, वो अलग है। यहाँ पर ये दिखाया है, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी आ रहा है, और क्या आ रहा है बताओ? स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ भी आ रहा है, ये दिखाया गया है। ये उसका पेपर है, क्या था पेपर का नाम? क्या था? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। एटीन सिक्सटी एट में इसने काम करना बंद कर दिया था। नहीं, 1884 में डेथ हुई थी इसकी, क्योंकि मोनेस्ट्री में काम करना चालू कर दिया, तो इसलिए डाइवर्ट हो गया था अपने से।
चल भाई, अब देखो भाई साहब, बढ़िया सी चीज, बहुत काम का पॉइंट है ये देखो कैसे होता है क्रॉस वगैरह। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताया गया ये आपको पूरा, 7 करेक्टर जो लिए थे मेंडल ने वो। तो पहले तो प्योर लाइन लिया आपने, प्योर लाइन से हमेशा कैसे प्लांट डेवलप होंगे, प्योर। तो देखो ये टॉल प्लांट है, टॉल से सेल पॉलिनेशन कराओ तो ये बीज गिर गए, कैसे प्लांट डेवलप हुए, टॉल। ये प्योर लाइन है, देखते चलना। ये डार्क प्लांट है, ये भी होमोजाइगस है, प्योर लाइन है। फिर क्रॉस कराया था, तो क्रॉस कैसे कराया था वो आपको टेक्निक में भी लाइव दिखा दूंगा, ठीक है। आज अपन प्रैक्टिकल कर लेंगे अभी। आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि किसके द्वारा होगा, बटरफ्लाई के द्वारा, पर ये गलत दिखाया, बस ये एक स्टेप गलत दिखा रखा है इसमें, कि इन दोनों के बीच में जो क्रॉस है वो बटरफ्लाई कर रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि फ्लावर ही बंद होता है, अभी दिखाऊंगा आपको। बस ये एक स्टेप गलत है, क्योंकि फिर अपन आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन बोल नहीं सकते, क्योंकि मैन मेड होता है आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस हुआ भैया किसका, कैपिटल टी कैपिटल के किससे, स्मॉल टी से। तो अपने को F1 में क्या मिलेगा बोलो, सारे के सारे टॉल मिलेंगे, यानी कि क्रॉस हो गया, ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। अब क्या करेंगे इनकी अपन, सेल्फिंग। अब आपने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया। तो कितना रेशियो आ गया, 3:1 F2 के अंदर। जब एक करेक्टर लेके चल रहे तो कौन सा क्रॉस होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Expression of morphological characters as tall or dwarf plant, violet or white flower is called phenotype. The expression of gene or chromosomal makeup of an individual for a particular trait is called genotype. Let's take a look at the diagrammatic representation of monohybrid cross. Mendel took one tall and one dwarf pea plant for crossbreeding. He found the child plants were tall. He considered these child plants as first filial generation plants. Then he used a tall plant from first filial generation to self-pollinate. He found that both the tall and dwarf plants appeared in the ratio of 3:1. He called these plants as second filial generation plants. Grigor Johann Mendel worked out the first ever scientific experimental study on heredity, and he is called the father of genetics. Mendel observed variations in the characteristics of garden pea plant, which he had cultivated in his monastery garden. Mendel was curious to find out the results of crossing of pea plants with the variation in traits. अब मैंने आपको 7 करेक्टर बताए थे और 14 ट्रेट, तो F1 में हमेशा क्या आएगा, डोमिनेंट आएगा, वो दिखाएगा पूरा आपको। देखो अगर अपन राउंड और रिंकल के बीच क्रॉस कराएं तो F1 में कौन आएगा, राउंड। अगर अपन येलो और ग्रीन के बीच में क्रॉस कराएं तो क्या आएगा, येलो, F1 के अंदर। हाँ भाई, वायलेट और व्हाइट के बीच क्रॉस कराएं तो वायलेट, F1 कंडीशन बताई जा रही है। Full and constricted. Phenotype of progeny was full. Pod color, green and yellow. Phenotype of progeny was green. Flower position.
Axial and terminal. For no type of progeny was axial. Stem height, tall and dwarf. For no type of progeny was tall. ठीक है भाई, ये पूरा आपका चार्ट बन के आ गया। वो डोमिनेंट है, रिसेसिव ट्रेट है, और ये आपकी क्या आ गई, F1 कंडीशन आ गई। क्लियर है भाई? बस जी इतना छोड़ दो, बहुत है। ठीक है, हाँ भाई लाइट ऑन करके आओ। अब नहीं 3 वीडियोस हो गए, बहुत है, अब पढ़ो। अब उसके बाद अपने को वो भी तो दिखाना है यार, है ना? हाँ भाई बोल के उनसे, बस बहुत है आज, लाइट ऑन करके आओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई अब क्या कह रहा है, अभी ये बताया। प्रांजल भाई पहले तुम्हारे आंसर दूं। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेमी परमेबल नेचर ऑफ सेल वॉल? सेमी परमेबल नेचर ऑफ सेल वॉल, सर इज आंसर चैनल प्रोटीन। चैनल प्रोटीन सेल वॉल में। प्रांजल भाई ऐसा है कि अगर अपन बात कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है फॉस्फोलिपिड की। तो एनसीईआरटी 11th की पेज नंबर 143 थर्ड रो की, ठीक है, पहली स्ट्रक्चर आपको लेसिथिन दे रखी, वहां दे रखी ना लेसिथिन। तो लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। और लेसिथिन की स्ट्रक्चर में एक आपका सैचुरेट फैटी एसिड होता है और एक कौन सा होता है, अनसैचुरेट फैटी एसिड। जब मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा तब ये चीजें आएंगी, ठीक है, पर अभी बता दे रहा हूँ। तो जो सैचुरेट फैटी एसिड होता है वो सॉलिड इन नेचर होता है, और अनसैचुरेट कैसा होता है, लिक्विड इन नेचर। तो एक ही आपके लिपिड के अंदर दोनों चीज प्रेजेंट है, सॉलिड और लिक्विड, इसलिए कैसा कहलाएगा, वो क्वासी फ्लूइड नेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्वासी फ्लूइड। दही खाए हैं, दही कैसा होता है नेचर में, क्वासी फ्लूइड। तो ऐसी लिपिड कैसे नेचर का होता है, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। तो उस क्वासी फ्लूइड नेचर की वजह से, ठीक है, अपन बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन बनते हैं, ठीक है, इंटरसेलुलर जंक्शन जिन्हें बोलते हैं अपन, सही है। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, सेल फरो का फॉर्मेशन करा सकते हैं। ये सब एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, सेल वायो के अंदर दे रखी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। और सेल की ग्रोथ करा सकते हैं अपन। और अमीबा क्या करता है, फूड एनगल्फ करता है, तो इन्वेजिनेशन ट्यूब बनती है। तो सारा का सारा नेचर क्या कहलाता है, क्वासी फ्लूइड नेचर कहलाता है। अब आप पूछ रहे हो सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल, और एक होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे नेचर की होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो सकते हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है केवल सॉल्वेंट पास हो सकता है। और इम्परमिएबल का मतलब होता है कुछ भी नहीं पास हो सकता, सही है। अब बात आती है सेल वॉल की, तो सेल वॉल कैसे नेचर की होती है, परमिएबल नेचर की होती है। प्रांजल डाउट क्लियर पहला? चल दूसरा देख भाई, दूसरा कहाँ गया इसका। हु इज रेस्पॉन्सिबल फ्लूइड नेचर ऑफ सेल वॉल एंड व्हाट, अच्छा ये तो हो ही गया तेरा। और दूसरा क्या था, एंड हु इज रेस्पॉन्सिबल सेमी परमिएबल नेचर ऑफ सेल वॉल। बेटा सेमी परमिएबल नेचर सेल वॉल के अंदर नहीं है, किसके अंदर होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। आंसर चैनल प्रोटीन, चैनल प्रोटीन जाएगा सेमी परमिएबल नेचर के लिए। हाँ भाई, सेमी परमिएबल नेचर नहीं होता चैनल प्रोटीन, सिलेक्टिवली परमिएबल मानो आप। सिलेक्टिवली परमिएबल में दो तरह की कंडीशन होती है, ठीक है। एक तो होता है आपका क्या, पैसिव ट्रांसपोर्ट, और एक कौन सा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सही है भाई। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में दो चीज होती है, एक होता है आपका सिंपल डिफ्यूजन और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जो चीज नॉन पोलर होती हैं, समझ में आ रहा है। जैसे अपन बात करें गैसेस डिफ्यूजन, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, ज्यादा। तो ऑक्सीजन बाहर से कहाँ चली जाएगी, अंदर, और CO2 अंदर से कहाँ निकल जाएगी, बाहर। ये तो हो गया सिंपल डिफ्यूजन का केस। दूसरा केस आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या होता है, चैनल और कैरियर दोनों प्रोटीन काम करती हैं, सही है। तो चैनल में भी दो चैनल होते हैं, वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, और क्या होते हैं आपके, गेटेड चैनल होते हैं, ठीक है भाई। तो वोल्टेज गेटेड चैनल जब अपन नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं, तो वहां पर आपका एसिटिल कोलिन, याद आ रहा है, कैल्शियम आयन का ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक है। और अगर हाई मॉलिक्यूलर वेट की कोई चीज है वो नॉर्मल चैनल से पास हो जाएगी। फिर कैरियर प्रोटीन आती है, ग्लूट 4 होता है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कराती है। एनसीईआरटी 11 पेज नंबर 149, जहां पर प्रोटीन वाली टेबल बनी हुई है, वहां पर देखना ग्लूट 4 लिखा हुआ है, उसका मतलब ग्लूकोज ट्रांसफर फॉर प्रोटीन, ठीक है। अब कैरियर और चैनल में डिफरेंस क्या होता है, चैनल जो प्रोटीन होती है, ठीक है भाई, वो एक्टिव और पैसिव दोनों कर सकती, सॉरी, कैरियर जो होती है वो एक्टिव पैसिव दोनों कर सकती है, चैनल जो होती है वो केवल कौन सा करती है, ट्रांसपोर्ट, पैसिव। ये डिफरेंस है, क्लियर। चलो जी और बोलो।
नहीं नहीं, कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, क्वासी फ्लूइड नेचर को मेंटेन करने का काम करता है। एक्चुअल में क्या होता है, सुन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर मान के मेम्ब्रेन का टेम्परेचर मैंने डाउन कर दिया, तो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कलेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ठंड में देखे है तू, जो देसी घी होता है या आपका बालों में डालने वाला अपन ये देख लें नारियल तेल, वो सॉलिड हो जाता है। तो मेम्ब्रेन का टेम्परेचर कम हो जाएगा, सुन ले पहले, मेम्ब्रेन का अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो लिपिड के अंदर क्या होगा, जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो कलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो देख मैं ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है, कि मान के चल ये एक फॉस्फोलिपिड है, ये फॉस्फोलिपिड है, ये दोनों चिपकना शुरू कर देंगे। अच्छा उधर जाना पड़ेगा, पर ये चल जाएगा। हाँ, तो देख ऐसे मान के एक लिपिड ये है और एक लिपिड ये है, ठीक है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड मान लिया, सैचुरेटेड फैटी, तो ये क्या होगा, जैसे ही आपका मेम्ब्रेन का टेम्परेचर कम होगा, ये दोनों क्या करेंगे, कोलेक्स करना शुरू करेंगे, चिपकना शुरू कर देंगे। तो इनके बीच में जाके टांग अड़ा देगा कौन, कोलेस्ट्रॉल, कि भैया चिपको नहीं, दूर दूर रहो, क्योंकि कैसा नेचर मेंटेन करना है, क्वासी फ्लूइड। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जैसे मान के चल मैं यहाँ पर अनसेचुरेटेड मान रहा हूँ, अनसेचुरेटेड मान रहा हूँ, अब जैसे मान के चल मेम्ब्रेन का टेम्परेचर राइज हो गया, तो तू जानता है कि कम टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होगा, मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल का हेड इसके हेड से चिपक गया और इसकी टेल से, तो ऐसे करके क्या कर लेगा, क्रॉस लिंक बना लेगा, जिससे नेचर कैसा बना रहेगा, क्वासी फ्लूइड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये कारण है। हाँ भाई प्रांजल बॉस, क्लियर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ में आ गई। रेस्पॉन्सिबल क्वासी फ्लूइड नेचर, क्वासी फ्लूइड नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी, कोलेस्ट्रॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और बोल बस, चलो भैया। हाँ भाई, तो अपन कल चल लेते, कहां पर चल लेते, उससे पहले भी हम थोड़ा समझ लें, ठीक है, समझ के एक तरफ से फिर फ्री करके फिर एक तरफ से लिखना शुरू करेंगे। क्या करना भाई, इसे ऑन ऑफ करना है, समझ गया, बोल क्या ना उससे, एक मिनट बोल क्या, बुला ला फटाफट, क्या चीज, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की कहानी होती है यार। देखो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनेगा, ये आपका एक क्रोमोसोम ही हो गया, एक क्रोमोसोम ही हो गया, सही है भाई। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कैपिटल है, यहाँ कैपिटल बी है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ कैपिटल बी है, यहाँ स्मॉल है, स्मॉल बी है, और यहाँ स्मॉल है, स्मॉल बी है। इसको बोलते हैं अपन होमोलोगस पेयर, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये पेयर ऐसा का ऐसा कांस्टेंट बना रहे, तो यहाँ पर क्या होता है, यूबिक्यूटिन प्रोटीन आती है, उसकी दो तो होती है लेटरल लेयर और एक कौन सी होती है, सेंट्रल लेयर। तो ये स्ट्रक्चर अपन क्या बोल देते हैं, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स क्यों जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या करवाएगा, ये रिकॉम्बिनेशन के लिए साइट प्रोवाइड करता है, जैसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, ये होता है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करें अपना टॉपिक, कहाँ गया, आया नहीं भाई, आ रहे हैं, चलो तब तक कोई नहीं, उधर आवाज पहुंच रही है, स्क्रीन जा रही होगी, जा रही है। हाँ भाई, तो अपन मेंडल के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं, पहले तो समझ लें, ठीक है, वो अपने को लिखना है, वो तो हेट्रोसिस और दो तीन चीज छोटी छोटी है। अब मेंडल की बात करते हैं। तो आपका जो बात करें हेरिडिटी की, हेरिडिटी को तीन पार्ट के अंदर अपन ने डिवाइड कर दिया, हाँ उसे क्लोज कर दो, ठीक है। पहला था प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स और पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स। 10-12 मिनट सुनो, ठीक है, फिर मेंडल की टेक्निक कैसे काम करी थी उसका एक तरफ से लिखना शुरू कर देंगे अपन। तो प्री मेंडेलियन जेनेटिक्स में जिन साइंटिस्टों ने काम किया वो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस पर बिलीव करते थे। ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस क्या होती है, वो ये मानते थे कि जो फादर मदर से जो भी करेक्टर आएगा ऑफस्प्रिंग में, वो क्या होगा, बोलो, मिक्स होकर के आएगा, यानी कि जो ऑफस्प्रिंग होगी उसके अंदर करेक्टर कैसा होगा, इंटरमीडिएट करेक्टर होगा, फादर मदर के करेक्टर क्या होगा, मिक्स करेक्टर होगा। लेकिन इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया, किसने करा था, कॉल र्यूटर ने टोबैको पे एक्सपेरिमेंट किया था, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल की तरह। नाइट और गॉस ने किस पे किए थे, पी प्लांट पर किए थे, ठीक है। तो इनने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट लगाया, जिसकी से ये थ्योरी कौन सी, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस की थ्योरी फेल हो गई। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब कॉली र्यूटर ने टोबैको पर लगाया और किसने लगाया, नाइट और गॉस ने पी प्लांट पर क्या लगाए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट लगाए, तो फिर ये मेंडल के कम पे सफल क्यों नहीं है। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि इन्होंने क्या किया, एक बार में एक से ज्यादा, ठीक है, बहुत सारे करेक्टर ले लिए। जब बहुत सारे करेक्टर ले लिए तो क्या शो कर गया, ये लिंकेज,
तो मेंडल की तरह इनको 3:1, 9:2, 3:3:1 वाले रिजल्ट नहीं मिले। उसके बाद कौन आया आपका? मेंडल। मेंडल को अपन क्या बोलते हैं? जॉन मेंडल, ठीक है। इसका जो बर्थ हुआ था 18 जुलाई 1822 को सिलेसिया विलेज, कहाँ का था? ऑस्ट्रिया का। मैंने आपको दिखाया था वहां हुआ था, ठीक है भाई। उसके बाद क्या हुआ? 1843 के अंदर ये मॉन्क हो गया, जैसे अपन फादर बोलते हैं, कहां पर? ऑगस्टिनियन चर्च के अंदर। सही है भाई। फिर उसके बाद 1851 से 1853 के बीच में ये चला गया वियना, ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया की क्या है? आपकी कैपिटल है, ठीक है। तो वियना के अंदर इसने नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी करी, ये अपन लिखाएंगे, लेकिन काम की एक ही लाइन है जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 1851 से 1853 तक वियना चला गया। वियना में नेचुरल, अब नेचुरल साइंस क्या होती है? नेचुरल साइंस के अंदर दो पार्ट आते हैं, एक फिजिकल साइंस होता है, एक लाइफ साइंस। लाइफ साइंस के अंदर अपना जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, यानी कि जो भी बायो का पार्ट होता है वो आता है लाइफ साइंस में। और फिजिकल साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये वाला पार्ट आ जाता है। तो उसने नेचुरल साइंस की स्टडी करी और किसकी स्टडी करी थी? मैथमेटिक्स, ठीक है भाई। फिर वहां से लौट करके आया वापस, तो इसने फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया और मोनेस्ट्री में साथ ही साथ अपने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। तो फिर कौन सी ईयर से ये क्वेश्चन आ चुका है? कौन से कर रहे थे बोलो? 1856 से 18 कितने तक? 63 तक। इसने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करे थे किस पर? पी प्लांट पर। और पी प्लांट के लिए इसने कितने करेक्टर लिए थे? 7 करेक्टर। लेकिन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितने थे? 7 पेयर। करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग नहीं होता है। क्यों? सीड का कलर, सीड का कलर करेक्टर है। अब कॉन्ट्रास्टिंग क्या है? येलो और ग्रीन, ये कॉन्ट्रास्टिंग है। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? याद रखना है। तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड थे, करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग नहीं थे। पहले तो ये सुन लो अच्छे से, सही है। तो उसने क्या किया? 7 पेयर ऑफ करेक्टर पर, सॉरी 7 करेक्टर पर क्या किया था? वर्क किया था। अब बात आती है कि जब उसने अपना काम कर लिया तो उसने इस काम को क्या किया? राइट डाउन किया। कब किया? 1865 में। और 1866 याद रखना, ठीक है। जितने भी नेट पर सर्च करोगे तो उसका जो पेपर था, एक्सपेरिमेंट ऑन या इन, दोनों दे रखे हैं, ठीक है। इन अपने मॉडल में दे रखा है, अगर आप है ना नेट पर सर्च तो वहाँ ऑन दे रखा है। तो एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडेशन या इन, जो भी है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडेशन नाम का एक पेपर पब्लिश किया। कब किया? 1866 में। अब पब्लिश कहाँ हुआ वो पेपर? तो ब्रुन एक सिटी है, वहां का एक जर्नल चलता था जिसका नाम था क्या? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रुन। उस जर्नल का नाम, जर्नल क्या होता है? जैसे मैगजीन देखते हो ना, मैगजीन, तो उसी तरह के जर्नल निकलते हैं साइंटिस्ट जिसमें अपने पेपर पब्लिश करते हैं। तो ये एनुअल प्रोसीडिंग नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है इस जर्नल का नाम। इसके अंदर यहाँ पर आपका टाइटल पड़ा हुआ है, क्या टाइटल पड़ा हुआ है? एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया? तो इस तरह से पब्लिश हुआ। अब क्या हुआ भाई कि उस टाइम पर डार्विन का रोमांटिक पीरियड चल रहा था, क्योंकि डार्विन ने कौन सी बुक लिख रखी थी? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो सबके सारे साइंटिस्ट किधर दिमाग लगाए हुए थे? डार्विन की तरफ। तो क्या हुआ? इसके वर्क को क्या कर दिया गया? अननोटिस कर दिया गया। समझ में आ रहा है? 1884 में इसकी क्या हो गई? डेथ हो गई, ठीक है। दूसरा, इसमें नगेली का भी योगदान था। इसने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट को नगेली के पास पहुंचा दिया। नगेली उस टाइम पे फेमस साइंटिस्ट था। तो उसने कही भाई कि इसकी प्रसिद्धि मेरे से ज्यादा हो जाएगी, तो उसने क्या पकड़ा दिया? हॉकबीड पकड़ा दिया कि भाई तू क्या इस पे काम कर, हॉकबीड पे काम कर। अब जब इसने हॉकबीड पे काम करता तो उसको मटर में तो रिजल्ट मिल गए 9:3:3:1 के, ठीक है। लेकिन हॉकबीड के अंदर वो रिजल्ट आए ही नहीं, सही है। तो इसलिए, और इसको क्या नहीं मिल पाई? पब्लिसिटी नहीं मिल पाई। तो मेंडल की डेथ हो गई 1884 में। किससे हो गई थी? डिसीज से, ब्राइट डिसीज, किडनी में थी जो, ठीक है भैया। उसके बाद क्या हुआ? 16 ईयर बाद 1900 में, ठीक है, इसके जो वर्क थे उसको रीडिस्कवर किया 3 साइंटिस्ट से। पहला कौन था? कार्ल कॉरेंस। दूसरा कौन था? ह्यूगो डिवरिस। और तीसरा कौन था आपका? एरिक वॉन शेमैक। टी साइलेंट, एरिक वॉन सरमैक नाम बोलते हैं। तो पहला वाला कौन था? कार्ल कॉरेंस। कार्ल कॉरेंस कहाँ का रहने वाला था? बोलो। जर्मनी का। किस पे काम करा था उसने? मेज पर। दूसरा कौन था? ह्यूगो डिवरिस, हॉलैंड का था। किस पे काम किया था? इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया था। और डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट पर किसने काम किया था? एरिक वॉन सरमैक ने किया था, सही भाई। तो इन्होंने क्या किया? इसके सारे के सारे वर्क को रीडिस्कवर किया। फिर फ्लोरा मैगजीन में ह्यूगो डिवरिस ने उसे क्या कर दिया? पब्लिश कर दिया 1901 के अंदर, सही भाई। अब क्या हुआ? अगर मैं बात करूं तो 1866 में पेपर पब्लिश हुआ,
और 1900 में जाकर के आपने क्या किया, रीडिस्कवर। तो नियर अबाउट कितने ईयर हो गए, 34 ईयर। 34 ईयर तक उसके वर्क क्या रहे, हिडन रहे। समझ में आ रहा है? अब हिडन रहने का मेन कारण क्या था, पहला कि आज की तरह वहां पर कम्युनिकेशन मीडियम क्या नहीं था, बोलो। आज की तरह स्ट्रॉन्ग कितना वाइड मीडिया है, यहाँ पे ना कोई भी हैपनिंग हो जाए, सही है, तो तुरंत व्हाट्सएप से या मीडिया से क्या हो जाएगी, वायरल हो जाएगी। जैसे अपन क्या भाई, यूक्रेन रशिया का युद्ध है, कल सैनिक लौट गए, नहीं हो रहा युद्ध, आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? तो ये सारी की चीज वायरल कहाँ से हो रही है, कम्युनिकेशन क्या था, बहुत स्ट्रांग है आज की डेट में। उस टाइम पे कम्युनिकेशन क्या था, पुअर था। दूसरा पॉइंट क्या था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक और स्टैटिस्टिक का यूज कर लिया। समझ में आ रहा है? अब क्या था कि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि भैया इस गार्डन के अंदर फूल खिला हुआ है गुलाब का, लाल रंग का, और मेंडल कह रहा है 3:1 के रेशियो में खिला हुआ है। सही है भाई? मेंडल क्या कह रहा है, 3:1 के रेशियो में खिला हुआ है। मैं कोई साइंटिस्ट कह रहा है कि भैया ये पेड़ इतना लंबा है, मेंडल कह रहा है कि 3:1 के रेशियो में लंबे हैं। तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई कि भैया ये बायोलॉजी में मैथ कहाँ से आ गई इसकी। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण, मेंडल ने क्या बताया था, फैक्टर। क्या बताया था, फैक्टर। और उसने बताया फैक्टर कैसी यूनिट होती है, डिस्क्रीट यूनिट होती है। अब डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, ये अपन लें कैपिटल टी और क्या लें, स्मॉल टी। जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा तो सेल्फिंग के टाइम पे कैपिटल टी अलग हो जाएगा और स्मॉल टी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो उसने बताया फैक्टर कभी भी क्या नहीं शो करते, ब्लेंडिंग शो नहीं करते। भाई कर ही नहीं सकते, मैंने आपको पहले भी क्लियर बता रखा है। ब्लेंडिंग क्यों नहीं शो कर सकते, क्योंकि ये एक डीएनए पर होगा और ये दूसरे डीएनए पर होगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? जब अलग अलग डीएनए, तो डीएनए थोड़ी ना मिक्स करा दोगे आप। तो फैक्टर डिस्क्रीट यूनिट होते हैं जो ब्लेंडिंग शो नहीं करते। और क्या करते हैं, ईच फैक्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर किसके, बोलो, ट्रेट के एक्सप्रेस करने में काम आता है। लेकिन मेंडल को क्या नॉलेज नहीं थी, फैक्टर किस चीज का बना हुआ है, क्योंकि उसे उस टाइम पे न्यूक्लियोटाइड का आता पता नहीं था। 1953 में जाकर के आपने क्या पता करा, डीएनए का स्ट्रक्चर। तो पहली बात तो ये नहीं बताया कि फैक्टर किसके बने हुए थे, और उसका कोई भी वो फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाया। ये तो हो गया मेंडल के वर्क अननोटिस रहे। अब मेंडल को सफलता क्यों मिली, सफलता इसलिए मिली मेंडल को कि मेंडल ने जब अपना वर्क किया तो एक बार में एक करेक्टर या कितने करेक्टर लिए, दो। तो मेंडल ने केवल मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगाया, और कौन सा, डाई हाइब्रिड। ट्राई हाइब्रिड मेंडल ने नहीं लगाया था, याद रखना। मेंडल ने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस लगाई नहीं था। कौन कौन से लगाए थे, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड। मेंडल ने जिस प्लांट को सिलेक्ट किया था वो कौन सा था, गार्डन पी। 2n कितना था, 14। करेक्टर कितने, 7। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कितने थे, 14 या 7 पेयर। ठीक है। अब मटर के प्लांट को सिलेक्ट करने का मेन कॉज क्या था, क्योंकि 2 से 3 मंथ के अंदर उसकी लाइफ साइकिल क्या जाती थी, कंप्लीट। नेचुरली उसमें क्या प्रेजेंट था, बोलो, सेल पॉलिनेशन। और आर्टिफिशियली अपन क्या करा सकते थे, क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझ में आ रही है? पहले तो सुन लो, अभी सब दिखा रहा हूँ फिर। अब क्या हुआ कि अगर अपन मटर के प्लांट को देख रहे हैं, ठीक है, तो मटर के प्लांट को आप इजीली ग्रो करा सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि मेंडल ने क्या किया, क्वालिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव करेक्टर का क्वांटिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट किया। अब क्वालिटेटिव करेक्टर क्या है, तो मेंडल की जितनी भी जेनेटिक्स है वो क्वालिटेटिव जेनेटिक्स है। कौन सी जेनेटिक्स है, क्वालिटेटिव। अब क्वालिटेटिव जेनेटिक्स क्या है, सुनो काम का पॉइंट, कि अगर मैं बोल रहा हूँ भाई कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो चाहे 2 टी आ रहे हैं तो भी ये टॉल है। अगर ये प्लांट 10 फीट का है, ठीक है भाई, तो ये वाला भी प्लांट टॉल बनेगा, और टॉल वाला भी प्लांट कितने बनेगा, 10 फीट का ही बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मेंडेलियन जेनेटिक्स में केवल जीन की प्रेजेंस का सिग्निफिकेंस है। किसका सिग्निफिकेंस है, जीन की प्रेजेंस। अगर डोमिनेंट जीन एक है चाहे दो है, तो भी आपका जितनी हाइट पहले थी उतनी ही हाइट बाद में आएगी। यहाँ पर 2 टी है तो भी 10 फीट आनी है, 1 टी है तो भी 10 फीट आने। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव करेक्टर। क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव करेक्टर। अब क्वांटिटेटिव क्या होता है, जो नंबर ऑफ जीन पर डिपेंड करेगा। जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ोगे आप, तो वहां पर क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल, कितने जीन आ गए, 2 जीन, तो चीज कैसी कहलाएगी, रेड। सही है भैया? अगर अपन एक जीन कम कर देंगे तो कैसी कहलाएगी, पिंक। बात समझ में आ रही है? और एक भी नहीं है तो यहाँ पर कैसी हो जाएगी, व्हाइट। समझ में आ रहा है? तो ये मोनोजीनिक क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है। कौन सी है ये, मोनोजीनिक। एक होती है पॉलीजीनिक, जो अपन स्किन के अंदर देखेंगे। तभी परेशान नहीं होना, बस इतना बताया मैंने। मेंडल की जेनेटिक कौन सी थी, क्वालिटेटिव, जो नंबर ऑफ जीन पर डिपेंड नहीं थी। किस पे जीन डिपेंड थी, प्रेजेंस ऑफ जीन पे। एक जीन डोमिनेंट है तो भी उतनी चीज आ रही है, 2 जीन है तो भी उतनी आ रही है। क्लियर हो गया? चलिए अब बात आती है कि क्वालिटेटिव करेक्टर का डेटा कैसा दिया इसने, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, कि जैसे अपन F1 के अंदर फिनोटाइप देखें तो रेशियो कितना आएगा, 3:1। आ रहा है समझ में?
और अगर अपन किसके अंदर जाएंगे, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर, तो कितना आएगा 9:3:3:1 आएगा। जीनोटाइप यहाँ पर कितना आएगा 1:2:1। और यहाँ पर क्या आएगा, मंत्र आएगा। क्या आएगा, मंत्र। जीनोटाइप क्या आएगा, मंत्र। तो मंत्र का चमत्कार डाइहाइब्रिड क्रॉस में आपको पढ़ाया जाएगा, अभी हिडन है ये, ठीक है, वही बताऊंगा, अभी मत टेंशन लो, ठीक है। अब क्या सीख रहे हैं आप यहाँ पर कि क्वालिटेटिव करेक्टर का डेटा कैसा आ गया, क्वांटिटेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर क्या था, मेंडल ने जितना वर्क किया उसका स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड क्या किया उसने, मेंटेन करा। मेंडल का जो सैंपल का साइज था वो भी क्या था, लार्ज। एनसीईआरटी बता रहा हूँ आपको ये। अब क्या सैंपल साइज लार्ज कैसे है, कि मेंडल ने अपने जो प्रैक्टिकल कराए थे वो क्या कराए थे, आपके जो मोनेस्ट्री थी उसका बहुत बड़ा क्या था, फार्म हाउस पड़ा हुआ था एकड़ में, वहां पर उसने प्रैक्टिकल लगाए। तो आपके मॉड्यूल के अंदर आपको प्लांट दे रखे हैं, टॉल प्लांट 798 यानी 798, और डार्क प्लांट कितने आ रहे हैं, नियर अबाउट 280 आ रहा है समझ में। तो 798 प्लांट कैसे हैं, टॉल हैं, और 280 प्लांट कैसे हैं, डार्क है। तो सैंपल साइज कैसा हो गया, लार्ज हो गया भैया। अब सुनो, जो रिजल्ट आता है 3:1 वो एग्जैक्ट 3:1 नहीं होता है, वो कितना होता है 2.98:9.8, या अपन बोल रहे हैं 3.01 कितना आपका 8 पॉइंट समथिंग, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो यानी क्या सीख रहे हो, 3:1 एग्जैक्ट रेशियो नहीं है। तो आपके मॉड्यूल में ये जो टेबल दे रखी है, ये वाली टेबल, इस टेबल के अंदर आपको ये दे रखा है, जैसे ये दे रखा है देखो, 651 एक्सियल है, 207 कितने हैं आपके कैसे हैं, टर्मिनल। तो यहाँ रेशियो कितना आ रहा है 3.14:1। तो ये रेशियो कभी 3:1 नहीं होता है। पेज नंबर आपका कितना दे रखा है, 5 पेज पर जो टेबल दे रखी है वहां पर देखो, आपको सैंपल साइज दे रखा है और वहां पर रेशियो 3:1 नहीं है, पेज नंबर 5 पर दिख रहा है भैया, समझ में आ रहा है। तो स्टैटिस्टिकल डेटा ये अपन पढ़ते हैं 10th में, मीन मोड मीडियन, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा आया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह लगा लगू गया था ये डेटा, समझ में आ रहा है। तो इसलिए ये कभी भी रेशियो कितना नहीं आएगा, एग्जैक्ट 3:1 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि देखो प्लांट की संख्या भी तो गड़बड़ हो रही है, सब में एक जैसे थोड़ी आ रही है डेटा। इसलिए अपन एक क्या मान लेते हैं कि एक एवरेज कितना आ जाएगा, 3:1 आ जाएगा, पहले तो ये समझ लो, सही है। तो ये मेंडल के क्या थे, सक्सेस होने के क्या थे, कारण थे। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आते अपन काम के पॉइंट पर, मेंडल की टेक्निक पर। तो मेंडल ने क्या किया था, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किया था। क्या किया था, आर्टिफिशियल। और उसने किसको सिलेक्ट किया था, बोलो, गार्डन पी। और गार्डन पी जो होता है फैमिली लेग्यूमिनेसी से बिलोंग करता है। और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नेचुरली क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। अब उसने कैसे काम करा, अब वो मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, देखो भैया, ठीक है। आपको डिसेक्शन दिखा रहा हूँ, आपकी फैमिली फैबेसी याद करा रहा हूँ। आज के बाद जितनी फैमिली याद करनी हो वैसे याद करना जैसे सिखा रहा हूँ। तो देखो भाई, ये मटर का फ्लावर तो नहीं मिला, मिल जाएगा एक आदमी, क्योंकि इस समय उसमें फली आ रही, फ्लावर नहीं मिला है, पर मैं आपको दिखा दूंगा वो भी, टेंशन मत लेना। पर ये है लेग्यूमिनेसी फैमिली पूरी, जो मटर में होता है वही सेम यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखो, अगर पूरी क्लास को दिख रहा है तो ये फ्लावर बिल्कुल क्लोज है, इसके अंदर आपको कोई भी मेल फीमेल पार्ट नहीं दिखाई दे रहा, एंड्रोशियम गायनेशियम कुछ नहीं दिख रहा, देखो अच्छे देखो, पूरी क्लास को दिख रहा हो इतनी दूर से, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिसेक्शन करूंगा, क्या करूंगा, डिसेक्शन, पहले तो डिसेक्शन समझा रहा हूँ। तो यहां से स्टार्ट करेंगे अपन डिसेक्शन नीचे से। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट के बाद कैलिक्स होते हैं, ये वाला पार्ट स्टैंडर्ड होता है, ये दोनों विंग्स होते हैं, ये वाला पार्ट कील है, और इस कील को खोल दूंगा तो इसमें 9+1 अरेंजमेंट और क्या निकलेगा, स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, ठीक है भैया। तो इसमें टाइम वेस्ट होता है, तो ये मैं घर पे ही करके लाया हूँ, ठीक है। ये 2 पेज है, ये रहे, ये 2 पेज हैं, आप आराम से पूरा देख सकते हो, फिर इसकी फैमिली लिखना सिखा रहा हूँ। ये एक एक पेज पीछे पहुंचाते चलना आराम से, एक एक सीट पे पहले देख लो, एक लोग साहब एक साथ बैठ करके, ठीक है। ये लो भाई, देख लो, सब लिख रहा है, ब्रैक्ट, कैलिक्स, स्टैंडर्ड, विंग, स्कील, स्टिग्मा, स्टाइल ओवरी, और 9+1 अरेंजमेंट। कैमरे, अच्छा ऑनलाइन वालों को दिखा देंगे, अलग से दिखा देंगे, ठीक है। नहीं नहीं, पीछे दिखा दो, अभी तो 2 मिनट पीछे पहुंचा दो, आराम आराम से देख लेना, एक सीट पे बैठ के एक साथ देख लो, एक साथ आराम से, पीछे पास करते चलना, ठीक है। फिर फैमिली लिखना सिखाऊं, कैसे लिखते हैं फैमिली, अभी सारी फैमिली लिखना सीख जाओगे एक बार में, जिंदगी भर भूलोगे नहीं फैमिली को, ऐसे हो जाएंगे। फिर मेंडल ने कैसे काम करा था, अभी लाइव करेंगे अपन मेंडल वाला काम यही।
उसमें कुछ बस छेड़ाखानी मत करना, देख लो आराम से, सब लिखा हुआ है, आपको उंगली करने की जरूरत नहीं उसमें, ठीक है, वो मत करना कि दबा रहे हो से, तो फिर उसमें एंड्रोसियम नंबर ही बदल जाएंगे, वो फिक्स है, जो लिखा हुआ बिल्कुल राइट है। अभी आपको यहाँ लाइव कराऊंगा, लाइव प्रैक्टिकली। प्रांजल सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब था बेटा, तू वहीं अटका हुआ अभी, सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पास हो जाएंगे, और सेमी परमिएबल में केवल सॉल्वेंट पास होगा। जैसे अपन ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ऑस्मोसिस में केवल सॉल्वेंट जाता है, दैट इज सेमी परमिएबल। सही है? yeah. बेटा एक जगह इतना टाइम में लगाओ, धीरे धीरे पास कर दो, टाइम अपना है ना आराम से हो जाएगा, तभी सीख लें, फिर उसके बाद करते चलेंगे। आराम आराम से, आराम आराम से देख लो, सब लोग देख लो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अभी फ्रेश ही बनाए हुए हैं, मुश्किल से आया क्लास से आधा घंटे पहले का डिसेक्शन, अभी ये पूरा डिसेक्शन यही हो जाएगा क्लास में। इसमें आपको 9+1 अरेंजमेंट और आपको स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी दिखा दी जाएगी साथ के साथ, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन यही बता दूंगा। जब उधर लास्ट में है तो उधर वाली रो में पहुंचा देना, ठीक है ना। चलो उधर चला गया, कोई नहीं, टेंशन मतलब इसकी तो मॉडल की ये धज्जी उड़ जाएंगी इसकी तो मॉडल की। ये यही देख देख के खत्म हो जाएगा मॉडल तो पूरा आपका, वीडियो से ही खत्म हो जाएगा ये तो। हाँ भाई, पीछे पहुंचाते चलना है ना। सही, दूसरे में सेंटर में स्प्लिट हो जाएगी। अब बेटा उधर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर है, पहुंचा, थोड़ा फास्ट कर लो। क्या कह रहा है भैया ये, टुडे 1 TOI आर्टिकल केम, ये वाला। अच्छा अच्छा,
कौन सी? ब्राइट डिसीज उतना नहीं पढ़ना है, नॉर्मल पढ़ना है, बताता चलूंगा अभी, बस केवल अपन एक फिल्म बन गई आपके पूरे दिमाग में, अब दिक्कत नहीं आएगी इसमें जेनेटिक्स में। ये है बेटा, आराम आराम से ट्रांसफर कर दो सर। दोनों उधर क्यों ले गए? एक उधर कर दो ना, ये वाले उधर पहुंचा देंगे। उधर दे दो भैया, उधर देख करके, आराम से देख करके उधर दे दो। हाँ भाई, इधर वाला कहाँ पहुंच गया? यहाँ पर है, पीछे देख करके बेटा उधर पीछे वाली सीट पहुंचा देना है ना। बोलो। कैलिक्स में 5, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर, 1 2 3, पांचों जुड़े हुए हैं, 5 कैलिक्स, पांचों जुड़े हुए हैं। यहाँ जाएंगे ना, अभी सामने आ रहे हैं, अभी 2 मिनट बाद रुक। हाँ भाई, उधर हो गया, उधर पास कर दो बेटा पीछे। करेक्टर 7 थे, ट्रेड क्या थे? 14। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड बोले जाते हैं, करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग नहीं। क्या चीज? नहीं, एक्चुअल में 34 थे, 22 देखे थे उसने, 7 पे काम करा था, ऐसा था। हाँ भाई, समझ में आई कहानी? कहानी समझ में आ गई फ्लावर की? अब देखो इधर, ठीक है, देख लो उसे, यहां तक दिखा दो भी, फिर फैमिली बता रहा हूँ, फैमिली कैसे लिखते हैं, सही है? हो गया, देख लिया सभी ने? देख लो पहले, आराम से देख लो, फिर उसके बाद मैं भी आपको बता रहा हूँ फैमिली लिखते कैसे हैं, ठीक है? फैमिली कैसे लिखते हैं, फ्लोरल फॉर्मूला कैसे डिजाइन होता है वो बताया रहा है, और उसके अनुसार उसका वो जो डायग्राम बनता है वो भी कैसे बनता है वो भी बता रहा हूँ आपको। 2 मिनट बन जाएगा वो। फिर आपको मेंडल की टेक्निक बता रहा हूँ, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कैसे किया, फिर लिखना शुरू करना, फिर एक तरफ से लिखना है। अब कल तक लिखना ही लिखना है, अपने को लिखना है, और क्वेश्चन वाला पार्ट आ जाएगा, फिर अपन अब वीडियो देखेंगे सीधा डायहाइब्रिड क्रॉस में जाकर के, ठीक है? मतलब अब परसों नंबर आ पाएगा वीडियो का, जहां तक है परसों, क्यों परसों के बाद, मतलब कल परसों तक क्वेश्चन वाला पार्ट आ जाएगा अपना। हाँ भाई, हो गया बेटा सभी का? अब देखो इधर, पहले तो फैमिली लिखना सिखा रहा हूं, सुने। अगर आपने फ्लावर को देखा, फ्लावर को देखा तो सबसे नीचे पहले अपन ऑब्जर्व करते कुछ है कि नहीं, तो सबसे नीचे आपको यहां पर, आप लोगों ने जब ये देखा तो आपको क्या दिखाई दिए? ब्रैक्ट। कितने ब्रैक्ट थे? 2। तो फ्लावर कैसा हो गया? ब्रैक्टिएट। पहले तो ये सुन लो। अब आपके पास ये फ्लावर है, मैं इसको अगर काटूं
तो किसी भी प्लेन से ये क्या कर सकता है, बराबर राउंड कट सकता है क्या? नहीं। तो क्या हो गया? जाइगोमॉर्फिक। अरे कैसा हो गया? जाइगोमॉर्फ हो गया। अब इसके अंदर बेटा मेल और फीमेल दोनों थे, तो कैसा हो गया फ्लावर? बाइसेक्सुअल। कैसा हो गया? बाइसेक्स। अभी लिखा जा रहा है फ्लोर फॉर्म, 2 मिनट। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट देखा, ब्रैकेट के नीचे ये ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर थी, कितनी थी जुड़ी? 5। 1 2 3 4 5। तो कैसी कंडीशन हो गई? गैमोसेपेलस। पक्का? तो 5 हो गए क्या आपके? कैलिक्स। अब कोरोला की बात आई, तो कोरोला में सबसे बाहर वाला क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड। फिर क्या कहलाएंगे? विंग्स। स्टैंडर्ड भी फ्री है, विंग्स भी फ्री है, और ये जुड़ रहा है वो क्या है? कील। कील कैसे थे? फ्यूज। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद आपने क्या अरेंजमेंट देखा? 9+1 किसका? एंड्रोसियम का। कंडीशन कौन सी? डाइडेल्फर। 9 एक ग्रुप में, एक अकेला। उसके बाद क्या देखी आपने? एक ओवरी। ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर। और कैसी? मोनोकार्पिलरी। कैसी हो गई? अब क्या बताऊं? देखो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, आ रहा समझ में? तो देखो भैया, देखो पहले तो फ्लोरल फॉर्मूला बनाओ इसका, 2 मिनट के अंदर फ्लोरल फॉर्म बन जाएगा। किसी फ्लावर को देखो तो नीचे से देखना शुरू करो और एंड तक चलते जाओ। सबसे पहले क्या देखोगे? ब्रैक्ट है कि नहीं। फिर उसके बाद क्या देखोगे? कैलिक्स। ये ग्रीन कलर के कैलिक्स देख रहे हैं, देख रहे हैं भैया? कैलिक्स के बाद फिर क्या देखोगे? कोरोला। कोरोला क्या देखोगे? एंड्रोशियम। फिर क्या देखोगे? गायनोशियम। ठीक है, तो अपन ने फैमिली लिखना शुरू करी इसकी। बोलो भैया सबसे पहले क्या लिखूं बताओ? हाँ भाई, BR लिख दूं? ब्रैक्टिएट है। बोलो जाइगोमॉर्फिक है। कैसा है बेटा? बाइसेक्सुअल है। उसके बाद के कितने? 5, 5 जुड़े हुए हैं। उसके बाद सी कितने? 1+2+2 फ्यूज है। अरे आ रहा ना? उसके बाद क्या है आपका? बोलो एंड्रोसियम। कितना में? 9+1। आ रहा है समझ में? उसका जी कैसी ओवरी? सुपीरियर मोनोकार्पिल। आ रहा है ना समझ में? बन गया फ्लोरल फॉर्मूला। इसी से आपकी क्या बन जाएगी? फैमिली याद हो जाएगी। अब इसका अगर अपन फ्लोरल फॉर्मूला बनाएंगे तो उसके अंदर अपन क्या दिखाते हैं बताओ? क्या दिखाते हैं? कैलिक्स दिखाते हैं 5, फिर क्या दिखाते हैं? कोरोला, फिर क्या दिखाते हैं? एंड्रोशियम, और फिर क्या? गायनोशियम। तो देखो इधर, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 5 क्या बन गए? बोलो कैलिक्स। अरे बन गए ना? ये लो साहब, ये 5 बन गए। ये ऐसे बन गए 5, और पांचों के पांचों कैसे हैं? फ्यूज। तो ये लो साहब फ्यूज हो गए। आ रहा है समझ में ना? अब सबसे पहले क्या आया? स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड आ गया, ये लो आ गया। स्टैंडर्ड के बाद क्या थे बेटा? 2 विंग्स थे, ये 2 विंग्स आ गए, ये लो। अब इसके बाद क्या है? कील। कील आपस में कैसे हैं? फ्यूज। तो यहाँ ये कील बना दी मैंने ऐसे करके, और ये फ्यूज कर दिए, हो गए फ्यूज। अब क्या है? एंड्रोसियम कितने? 9। एक दिख चलना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपस में कैसे हैं? जुड़े हुए। 9 एक बंडल में है। ये लो, ये आपका एनसीईआरटी का डायग्राम वैसे ही तैयार हो गए 9, और एक ही अलग था। हो गए। ठीक है, इसके अंदर ऐसे ऐसे कंडीशन बना दें ऐसे। ये लो, क्लियर? अब ओवरी कैसी? एक कैसी? मोनोकार्पुलर। खत्म हो गया, लो डायग्राम बन गया। हाँ भाई, फैमिली याद हो गई। अब आते हैं मेंडल ने क्या काम करा था, देखें साहब। देखो मेंडल ने क्या किया था? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। क्या किया था? आर्टिफिशियल। अब यहां से पहले तो सीखो, मटर के प्लांट का लाइफ साइकिल कितना? 2 से 3 महीने का है। नेचुरली कौन सा पॉलिनेशन प्रेजेंट है उसमें? सेल्फ। करा ही नहीं सकते आप क्रॉस, देख लो आप, करा के दिखा दो, क्योंकि यहाँ पर आपको मेल फीमेल दिख ही नहीं रहे। तो उसने क्या किया? आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन कराया। अब आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अपन ने क्या किया? देखो भैया, अब दिखा रहा हूँ आपको क्या कहानी है इसकी, कैसे होता है इसका डिसेक्शन। ये एक फ्लावर को मान लूं मैं फीमेल, और इसको क्या मान लूं? मेल मान लूं। ठीक है, तो जिसको मैंने फीमेल माना, तो पहले उसके अंदर अपन ने क्या किया? हाथों से काम हो जाएगा इसका। ये तो गया अपना क्या? स्टैंडर्ड। गया स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद ये दोनों अपने क्या निकल गए? विंग्स। गए काम से विंग्स। विंग्स निकलने के बाद में फिर अपन ने क्या किया? यहां से निकाल दिए इसके ये कील वाला पार्ट। आराम से बेटा, आराम से, आराम से। ये देखो, ये एंड्रोसियम आ गया येलो, और ये बीच में क्या आ गई? गायनोशियम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड्रोशियम, और ये बीच में क्या आ गई? गायनोशियम। अगर मैं ये व्हाइट वाला भी हटा दूंगा तो आपको गायनोशियम क्लियर दिख जाएगी। क्लियर है भाई? यहाँ वाला बच्चों को दिख रहा होगा, ऐसी कंडीशन दिख रही है ना? अब क्या सीख रहे हो कि इसके अंदर मैं कंडीशन देख रहा हूं, तो इसके अंदर मेरे को क्या करना है? इमेस्कुलेशन करना है। क्या करना है? इमेस। क्या करना है? सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना है।
भैया सेल्फ पॉलिनेशन क्या करना है, रोकना है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसके एंड्रोशियम को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। समझ में आ गया। तो मैंने ये क्या किया, इसके सारे के सारे एंड्रोशियम क्या कर दिए, हटा दिए। बात क्लियर हो रही है पूरी क्लास को। जब मैंने एंड्रोशियम हटा दिए तो यहाँ पर क्या रह गया, केवल स्टिग्मा। देख लो भैया, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, दिख रहा है स्टिग्मा। यहाँ तो बात क्लियर पूरी क्लास को। अब मैं क्या कर दूंगा, इस पर क्या लगा दूंगा, पॉलिथिन लगा दूंगा एक। दैट इज क्या कहलाएगा, बैगिंग। क्या कहलाएगा, बैगिंग। पॉलिथिन में क्या लगा दूंगा, पोर कर दूंगा। पोर इतने छोटे करूंगा कि उससे कोई अदर पॉलिन ग्रेन इसमें नहीं आने पाए, केवल एयर पास हो सके। अगर मैं पॉलिथिन से पैक कर दिया तो ये सड़ जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, तो काम ही नहीं, काम खत्म हो जाएगा आपका। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इस स्टिग्मा को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। तो पहले तो सुनो, इमेस्कुलेशन क्यों किया, सेल्फ पॉलिनेशन से बचाने के लिए। फिर आपने दूसरा काम क्या किया, बैगिंग करी। बैगिंग क्यों करी, क्रॉस पॉलिनेशन या अनवांटेड पॉलिनेशन को रोकने के लिए। यहां तक पिक्चर क्लियर। अब क्या किया, अब आपने फिर दूसरा फ्लावर लिया, इसको क्या कंसीडर किया था अपन ने, मेल। सही भैया। इस मेल के अंदर भी आपने यही कहानी करी। ठीक है, ये इसके आपके कैलिक्स गए, पांचों के पांचों। ठीक है, ये कैलिक्स गए, हाथी फॉर का काम करने लग गया। तो ये आपका स्टैंडर्ड निकल गया। एक विंग नीचे चला गया, एक विंग ये आ गया। सही है भैया। एक विंग जाने के बाद में फिर अपन ने इसकी क्या निकाली, कील। तो ये देखो भैया, ये कील गई। ए आजा भाई, बड़े प्यार से आ गई, आ गई कील, फ्यूज है। अब कील निकलने के बाद में फिर वापस से आपके पास क्या कंडीशन आ गई, बोलो। एंड्रोशियम ये गाइनोसियम ग्रीन वाला स्टिग्मा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, इसके मैचुरेशन का इंतजार करोगे। क्योंकि मैचुरेशन होने पर क्या होता है, पॉलन ग्रेन बाहर निकलते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के आ जाते हैं, आते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पहले ब्रशिंग। क्या करते हैं, ब्रशिंग। ब्रश लगाओगे, तो ब्रश लगाने से पॉलन ग्रेन किस पर आ गए, ब्रश पर। आ रही हो समझ में। जब ब्रश पर आ गए तो उसके बाद क्या करोगे, इस स्टिग्मा पर क्या कर दोगे, डस्टिंग कर दोगे। क्या कर दोगे, पिक्चर क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं अपन, मैन मेड। कौन सा पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन। पिक्चर क्लियर हो रही है। अब सुने, अगर मैं इस मेल को कैपिटल टी मानना हूं तो ये प्योर ब्रीड हो गई। ये भी क्या हो गई, प्योर ब्रीड हो गई। इसको मैं क्या मानना हूं, स्मॉल टी। तो मेंडल ने पहले जो स्टार्ट किया था उसमें पेरेंट कैसे लेते हैं आप, प्योर लाइन। ये कैपिटल टी हुआ, और ये क्या होगा बेटा, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी पॉलिन ग्रेन किसके पास चले गए, स्मॉल टी एग के पास। तो यहाँ पर जो जाइगोट डेवलप होगा इसके अंदर, वो क्या डेवलप होगा बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, हाइब्रिड। क्या मिलेगा, हाइब्रिड। अब मैं क्या करना, मुझे पता लग गया कि अपन किसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हाइट को। तो मैं क्या कर दूंगा, इस पर क्या लगा दूंगा, एक टैग लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, टैग। और उस पर डेट डाल दूंगा, उस पर लिख दूंगा क्या, कि ये जो प्लांट है वो अपन किसके एक्सपेरिमेंट का, हाइट के करेक्टर का है। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं अपन, बैगिंग एंड टैगिंग टेक्निक। क्या बोलते हैं, बैगिंग एंड। पूरी क्लास को पिक्चर क्लियर। अब इसके F1 जो सीड बनेंगे उसको क्या कराएंगे अपन, सेल्फिंग। क्या कराएंगे, सेल्फ। ये अपन ने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। कौन सा वाला, आर्टिफिशियल। इसके अंदर नेचुरली कौन सा है, सेल्फ। इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लावर एक्सपोज नहीं है। हाँ भाई, घुस गया दिमाग में पूरा। आप पढ़ते चलो, चलो भाई पढ़ो। अब क्या बताना, पढ़ने का कुछ बचा ही नहीं, खत्म ही हो गया पढ़ना तो। चलो अबे पढ़ो। चलो हाँ भाई, कहां तक पहुंच गए थे अपन कल, ये बताओ। कहां तक चले थे, डोमिनेंट। लिखो, डोमिनेंट में लिखना शुरू करो। हैं भाई, आपने स्टिग्मा एक्सपोज कर दी, तो अब स्टिग्मा एक्सपोज, तो उस पर कोई अनवांटेड पॉलिन आकर के अगर क्रॉस कर गया तो आपका प्रैक्टिकल बेकार हो जाएगा ना। तो आपको रोकना तो है। किसका, अगर मान के चलो कोई उसका नहीं है, कोई दूसरा आकर के कर गया तो वहां, तो भी तो दिक्कत आ सकती है। उसे भी तो प्रोटेक्ट रखना, आपको अपने डिजायर्ड करेक्टर चाहिए कि नहीं चाहिए। सही है। वैसे तो क्या होता है कि हर एक स्पीसीज के अपने अंदर क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं पढ़तेपन पॉलिनेशन में। लेकिन अगर बाई दी वे मान के आपका प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो आपका तो पूरा प्रैक्टिकल बेकार हो गया, वो भी तो प्रोटेक्ट करके चलोगे। ये कहा ना। चलो भाई, हाँ भाई, कहां तक चल लेते हैं अपन, डोमिनेंट। चलो भाई, डोमिनेंट के अंदर लिखो, इट इज प्रेजेंट इन, इट इज प्रेजेंट इन। डोमिनेंट के अंदर लिखना शुरू करो। ठीक है, टर्मिनोलॉजी चल रही है। इट इज प्रेजेंट इन बोथ homozygous and heterozygous condition
It is present in both homozygous and heterozygous condition. अब बताओ भाई, देखो इधर, ये मैं लिखा कैपिटल टी और ये लिख रहा हूं मैं कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपका टॉल है और ये भी आपका टॉल है, लेकिन मैं डोमिनेंसी किससे एक्सप्लेन कर पाऊंगा? इस वाले से तो डोमिनेंसी एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं। क्यों? क्योंकि यहां पर अगर मैं कंडीशन देखूंगा इसके केस में, तो यहां पर तो बेटा ये मिलेगा मेरे को, बोलो, ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, तो यहां से डोमिनेंसी एक्सप्लेन नहीं होगी। तो अगर मेरे को डोमिनेंसी एक्सप्लेन करनी है तो मैं कहां पर जाऊंगा? हेटेरोजाइगस पर जाऊंगा। पहले तो ये समझो, अगर हेटेरोजाइगस पर जा रहा हूं तो डोमिनेंसी के अंदर क्या होता है? एलिलिक जीन के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया जाता है? मास्क कर दिया जाता है। तो जब एलिलिक जीन का एक्सप्रेशन मास्क होगा तब डोमिनेंसी है, और जब नॉन एलिलिक जीन का एक्सप्रेशन मास्क होगा तब एपिस्टेसिस है। क्या है? एपिस्टेसिस। पिक्चर समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पर डोमिनेंसी क्यों बता रहे हो? क्योंकि कैपिटल टी ने क्या कर दिया? स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को क्या कर दिया? दबा दिया। तो इसलिए एक्सप्रेशन किसका आएगा? केवल डोमिनेंट का आएगा। आगे समझ में? तो डोमिनेंसी अपन किससे डिसाइड कर सकते हैं? हेटेरोजाइगस से। इसमें तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी कैपिटल टी और ये भी कैपिटल टी है। तो डोमिनेंट सी कब आती है? जब एलिलिक जीन का क्या होगा? एक्सप्रेशन मास्क होगा। और एपिस्टेसिस में क्या होता है? नॉन एलिलिक जीन का एक्सप्रेशन मास्क होता है। तो लिख लो, लिखो, इन केस ऑफ, पहले तो ये लिख लो, कैपिटल टी टॉल और कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, दोनों लिख लो टॉल। लिखो, ड्यूरिंग हेटेरोजाइगस कंडीशन, ड्यूरिंग हेटेरोजाइगस कंडीशन लिख लिया? ड्यूरिंग हेटेरोजाइगस कंडीशन एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव एलील, expression of recessive allele is masked by, during heterozygous condition, expression of recessive allele is masked by its allelic dominant allele, its allelic dominant allele. It is known as dominance. क्या कहलाएगी? डोमिनेंस कहलाएगी। अब लिखो डोमिनेंस के बाद रिसेसिव, रिसेसिव में लिखो, it is present in only homozygous condition, it is present in only homozygous condition. तो मैंने आपको कई बार बताया कि जेनेटिक्स में रिसेसिव नाम की कोई भी चीज नहीं होती, सही है भैया? तो रिसेसिव कब आपको मिनिमम एक्सप्रेशन देगा? जब वो किस में उपस्थित होगा भैया? होमोजाइगस कंडीशन में, सही है? तो अगर अपन क्या भाई स्मॉल टी है, तो ये कैसा दिखेगा अपने को? डॉर्फ दिखेगा। बात समझ में आ रही भाई? तो यहाँ कंडीशन ऐसे आ जाएगी, तभी एक्सप्रेशन आएगा जब दोनों होंगे, वरना एक्सप्रेशन देगा ही नहीं। ऐसे लिख लो। मास्क का मतलब होता है दबा दिया गया, मास्क मतलब दबा देना, ये ना, सर्जिकल मास्क नहीं रहे। मास्क मतलब अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है तो रिसेसिव का एक्सप्रेशन दिखेगा ही नहीं, ये मतलब ये। हाँ भाई, ये हो गया। चलिए जी, अब आते हैं अपन, जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया, डोमिनेंट रिसेसिव हो गया। अब आओ आप इसके बाद कहां पर? फिनोकॉपी पर। फिनोकॉपी नहीं कराया था ना? लिखो फिनोकॉपी, लिखो, लिखो फिनोकॉपी लिखो। लिखो, डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस, डिफरेंट जीनोटाइप, डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस
different genotype produce different phenotype. Different genotype produce different phenotype. लिख लिया? But due to different environmental condition, if they produce same phenotype, it is known as phenocopy of each other. It is known as phenocopy of each other. सही है? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है. देखो, आपके पास ये है कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है. सही है भाई? अगर मैं इन जीनोटाइप की बात कर रहा हूं तो दोनों के दोनों जीनोटाइप कैसे हैं आपके? डिफरेंट जीनोटाइप हैं. अगर मैं इसका एक्सप्रेशन देख रहा हूं तो कैसा आ रहा है? टॉल आ रहा है. और इसका एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है? डॉर्फ आ रहा है. यहां तक बात क्लियर हो रही है? डिफरेंट जीनोटाइप प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप. बात क्लियर? पहली लाइन जस्टिफाई हो गई. अब दूसरी लाइन क्या बोला? बोलो. डिफरेंट जीनोटाइप को अगर अपन क्या दें, एनवायरमेंट में डिफरेंट दें, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं? सेम बना दें फिनोटाइप, तो उसके बोलते हैं अपन फिनोकॉपी. अब क्या किया आपने? देखो उधर, ये स्मॉल टी भैया, यानी कैसा प्लांट है? डॉर्फ प्लांट है. इस पर आपने क्या करा दिया? स्प्रेल करा दिया. किसका? जिब्रेलिन का. सही है भैया? जिब्रेलिन का स्प्रे करा दिया. तो ये कैसा बन गया? टॉल बन गया. सही है? यहाँ पर आपका कैपिटल टी है और इससे एक्सप्रेशन कैसा आ रहा है? इससे टॉल आ ही रहा है. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? याद रखना, स्प्रे किस पे किया? केवल डॉर्फ पे. आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो एनवायरमेंटल कंडीशन कैसी हो गई? डिफरेंट हो गई. दूसरी लाइन फिर जस्टिफाई करो. क्या बोला मैंने आपको? डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या देते हैं? वो सेम. आ रहा है समझ में? तो क्या कहलाएंगे? फिनोकॉपी कहलाएंगे. तो ये भी टॉल बन गया और ये भी टॉल बन गया. तो ये टॉल आपस में एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? बोलो, फिनोकॉपी. पिक्चर क्लियर हो रही है भैया? अब इस पर मॉड्यूल में क्वेश्चन दे रखा है. क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन? मैंने आपको कल भी बताया था, एनवायरमेंटल कंडीशन से क्या चेंज हो जाएगा? बोलो, जीनोटाइप चेंज हो रहा है क्या? आ रहा है समझ में ना? तो मॉडल का एक क्वेश्चन है कि अगर जिब्रेलिन ट्रीटेड डार्फ प्लांट को अपन डार्फ प्लांट से क्रॉस कराएं तो बनने वाली ऑफस्प्रिंग कैसी आएगी? डार्फ ही आएगी. मॉर्फोलॉजिकली वो कैसा दिख रहा है आपको? लंबा दिख रहा है. लेकिन जीनोटिपिकली तो स्मॉल टी रहेगा. पिक्चर क्लियर हो गई? बना लो. हाँ, पूछो पूछो. बिल्कुल साहब. नहीं भाई साहब, केवल रिसेसिव की बात कर रहे हैं ना अपन, तो वो होमोजाइगस कंडीशन के अंदर ही जाकर के क्या करेगा? एक्सप्रेस करेगा. डोमिनेंट हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर क्या होगा? वो एक्सप्रेशन देगा ही नहीं. वहां पर अपन, सुनो मेरे, हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर अपन क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? हेटेरोजाइगस कंडीशन कौन एक्सप्रेशन देगा? केवल डोमिनेंट. ये तो रिसेसिव वर्ड जो यूज करोगे ना, वो कब बताओगे? एक्सप्रेशन के व्यापारी तो रिसेसिव बोल लो. आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा समझ में? वहां पर अपन ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हेटेरोजाइगस के अंदर अपन बोलते हैं ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव है. ऐसा नहीं बोलते हैं. क्या वर्ड यूज करते हैं? कॉमन, हेटेरोजाइगस. ठीक है? तो अगर अपन रिसेसिव की बात करें तो रिसेसिव वाला सीधा सीधा क्या आएगा दिमाग के अंदर आपकी? कि होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट है. ठीक है? हाँ, लिख लिया भैया? चलो भाई, अब इसके बाद लिखो इन ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग लिखो. इन ब्रीडिंग लिखो. फिर लिखो हाइब्रिड विगर और उसी में इनब्रीडिंग डिप्रेशन. पहले इनब्रीडिंग लिखो. हाँ भाई, बताओ साहब क्या होता है इनब्रीडिंग? मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज. सही भैया? तो लिखो मेटिंग बिटवीन, ये अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन भी दे रखा है. सही भैया? इनब्रीडिंग का मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज. सही है? नोट करके लिखो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप शो इनब्रीडिंग. सही है कि नहीं सही है? बताओ. सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप क्या शो करेंगी?
इनब्रीडिंग। गलत बोल रहा हूँ या सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे ना? क्यों? क्योंकि एंसेस्ट यानी इनके जो पेरेंट होंगे वो तो कॉमन ही है। अरे बात समझ में आ रही ना? क्या बोल रहा हूँ, सुनना। देखो इधर, क्या सीख रहे हो? इनब्रीडिंग में पेरेंट कैसे होते हैं? कॉमन। कॉमन होते हैं कि नहीं होते हैं? कैसे? देखो, दिमाग लगाना। मेंडल ने वर्क किया था भी, आपने देखा था, मैंने अभी सिखा दिया आपको। ये लो साहब, यहाँ पर कौन सा पॉलिनेशन है? क्रॉस। वो भी कौन सा? आर्टिफिशियल। यहाँ पर अपना प्लांट तैयार हो गया, क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी। सुनना अच्छे से। अब इसके तो पेरेंट यही रहेंगे हमेशा। अब मैं इसके अंदर क्या करा दूं भाई साहब? सेल्फिंग। क्या करा दूं? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग से क्या होगा? यहाँ पर मेरे को क्या मिल जाएगा? कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और क्या? स्मॉल टी स्मॉल टी। सही है। तो यहाँ पर अपन इनब्रीडिंग की कंडीशन देख रहे, तो इनब्रीडिंग का मतलब क्या हो गया? आपने क्या किया बोलो? क्लोजली रिलेटेड मेंबर में क्या करा दिया? क्रॉस। अब इसका एक एग्जांपल बात करते हैं सिव मेटिंग पर। सिव मेटिंग क्या है? तो जब मान के चलो मुर्गे मुर्गी के 4-5 बच्चे हुए, उनके बीच में ही आपने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया, तो वो क्या है? इनब्रीडिंग है। क्या है? इनब्रीडिंग। इसी को सिबमेटिंग बोलते हैं अपन। क्या बोल देते हैं? सिब। एनिमल के केस में क्या बोलोगे आप? वहां सेल पॉलिनेशन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? सिबमेटिंग। तो यानी सगे संबंधियों में आपने क्या करा दिया? क्रॉस करा दिया, उसको क्या बोलते हैं अपन? इनब्रीडिंग। पिक्चर क्लियर? तो इनब्रीडिंग से क्या बढ़ेगी? होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी, और किसका अपीयरेंस हो जाएगा? रिसेसिव करेक्टर का अपीयरेंस हो जाएगा। सही है? तो लिख लो भैया, ड्यू टू, क्या लिखा आपने? सेल पॉलिनेट क्रॉप शो इनब्रीडिंग। फिर आगे एक पॉइंट और लिखो, ड्यू टू इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी इंक्रीजेस। ड्यू टू इनब्रीडिंग homozygosity increases and recessive character is appeared। उसको अपन आगे चलकर क्या कर देते हैं? एलिमिनेट भी कर देते हैं ना। एंड रिसेसिव करेक्टर इज appeared। ठीक है भाई? मॉड्यूल में आपको क्वेश्चन दे रखा है इनब्रीडिंग का, बस उसमें आंसर क्या जाएगा? क्लोजली रिलेटेड मेंबर के बीच क्रॉस। अब देखो भाई, इसके बाद हाइब्रिड विगर, HYBRID हाइब्रिड, VIGOUR हाइब्रिड विगर, HYBRID हाइब्रिड, VIGOUR हाइब्रिड विगर। विगर बोल दो या वैगर, जैसा भी बोल दो आप। हाइब्रिड विगर या हाइब्रिड वैगर, कुछ भी बोल सकते हो। हाँ, लिखो भैया, हाइब्रिड विगर के अंदर लिखना शुरू करो। सुपीरियरिटी, सुपीरियरिटी, SUPERIORITY। सही भैया? सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड, सुपीरियरिटी ऑफ हाइब्रिड ओवर देयर पेरेंट, ओवर देयर पेरेंट is known as hybrid vigor, is known as hybrid vigor। ठीक है भाई? अब हाइब्रिड विगर क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है, कैसे लॉस होती है, दोनों सिखा रहा हूं। तो आगे चल करके पढ़ेंगे अपन प्लांट ब्रीडिंग का टॉपिक। उसमें आएगा, एक साउथ इंडिया के अंदर गन्ना उगाया जाता था, एक नॉर्थ इंडिया के अंदर। याद आ रहा है? ठीक है, पर अपन तो यहाँ पर जनरल बात करके चल रहे हैं, तो वहां भी बताऊंगा, यहाँ भी अभी अपन जनरल बात कर रहे हैं। जैसे मान के चलो, ये कैपिटल ए है, और ये भाई कैपिटल बी, कैपिटल बी है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? एक को मैंने क्या मान लिया? आपका मेल मान लिया, और एक को क्या मान लिया? फीमेल। अब ये आपका जो प्लांट है वो डिसीज रेजिस्टेंस है, और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट हाई है, ऐसा मानने अपन। सही है भाई? अब मैंने क्या किया? इससे गेमीट बनाया, इससे भी गेमीट बनाया। ठीक है भाई? यहां से गेमीट क्या बन के आ गया? कैपिटल है। यहां से क्या बन के आ गया? बी। इन दोनों का मैंने क्या करा दिया? फ्यूजन करा दिया। तो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बन के आ गई, दैट इज क्या कहलाएगी बोलो? हाइब्रिड विगर। इस हाइब्रिड विगर के अंदर क्या होगा बोलो? दोनों चीज आ गई कि नहीं आ गई? क्या क्या आ गया बताओ?
दिस इज रेजिस्टेंट आ गया, और हाई प्रोटीन कंटेंट भी आ गया, प्रोटीन कंटेंट हाई। यहां तक बात क्लियर हो रही है? तो क्या सीखे आप? जो हाइब्रिड विगर होगा वो अपने दोनों पेरेंट से क्या है, सुपीरियर है। पहले तो ये समझो। अब सुनो पॉइंट, अगर मेरे को हाइब्रिड विगर को मेंटेन रखना है तो मैं कराऊंगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या कराऊंगा? वेजिटेटिव। अगर मैंने गलती से इसको क्या करा दिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेग्रीगेशन है। तो हाइब्रिड करेक्टर जो है आपका, यानी कि ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उसको क्या बोलते हैं अपन, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलते हैं? इनब्रीडिंग। अब वो प्रूव कर रहा हूँ कैसे लॉस होगा, ठीक है? तो पहले तो इतना बना लो, फिर दूसरा वाला मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कैसे लॉस्ट होता है। क्यों हुआ? टाइम हो गया? अभी लो इसे तो कर लो यार कंप्लीट इसे। फिर कल से तो अपने को लिखना ही लिखना है, और फिर आगे क्वेश्चन वाला पार्ट आ जाएगा। कल के बाद आना शुरू हो जाएगा क्वेश्चन वाला पार्ट। मेन चीज तो क्वेश्चन वाला पार्ट है, ये तो अपन बेस बना रहे हैं केवल, है ना? चलो जी साहब, अब क्या किया आपने, ए बी, इसकी क्या करा दी, सेल्फिंग। ये क्या है आपका, 100% हाइब्रिड है। तो सेल्फिंग कराने पर मेरे पास रिजल्ट आया, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए कैपिटल बी, और कैपिटल बी कैपिटल बी। सही है भैया? ये कितना है भाई साहब, 50%। ये कितना है, 25%। ये भी कितना है, 25%। फिर मैंने फर्दर फिर सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने पर फिर मेरे पास ए भी आ गया, यहाँ क्या आ गया, ए आ गया, और यहाँ क्या आ गया, बी भी आ गया। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो ये कितना आया, 25%। ये कितना आया, 12.5%। और ये कितना आया, 12.5%। इस पूरी प्रोसेस को अपन क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोल देते हैं, इनब्रीडिंग। अब प्रूव कर रहा हूँ, देखो दिमाग लगाओ। ये हाइब्रिड विगर बन गया। अगर इस हाइब्रिड विगर को मैं क्या करा दूं, सेल्फिंग करा दूं। अगर सेल्फिंग करा रहा हूं तो भी तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा रहा हूं। अगर मैं इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दूंगा तो यहाँ पर ये पहले कितना था, 100% था। जैसे मैंने सेल्फिंग कराई तो मेरे को रिजल्ट ये मिला। अब कितना रह गया, 50। फिर और कराया तो क्या रह गया, 25। आगे समझ में? तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग कराने से क्या हो जाता है, बोलो, हाइब्रिड विगर लॉस हो जाएगा। और क्या बढ़ जाएगा, होमोजाइगोसिटी। और रिसेसिव करेक्टर का क्या हो जाएगा, अपीयरेंस हो जाएगा। आगे समझ में कि नहीं आ गया? हाँ भाई, उसे बना करके फिर लिखना, फिर ही बना लेना, या दोनों बना लो फिर लिख लो लास्ट में। 2 लाइन लिखानी है। हाँ बोलो। ये रहा रिसेसिव। अगर अपन करते कैपिटल टी स्मॉल टी लेकर के करते तो, हाँ वैसे देखें तो ऐसा मानते अपन, सही है ना? ऐसे मानते। ये तो मैंने जनरल बात बताई आपको। अगर अपन कैपिटल टी स्मॉल टी लेके करते तो क्या आता है बताओ, स्मॉल टी आया था कि नहीं आया था? ये मतलब है। तो रिसेसिव करेक्टर का अपीयरेंस हो जाता अपने को। ठीक है, हाँ बोलो। ए और बी के बीच में, कौन से वाले में? यहाँ, यहाँ तो भैया फ्यूजन होगा ये। यहाँ सेल्फिंग थोड़ी बेटा, गैमीट बन गया, गैमीट से जाइगोट बन गया। सही है। एक लाइन लिखा दूं, लिखो, लिखो, ड्यू टू कंटिन्यूअस, ऐसे लिखो, एक लाइन लिखो पहले तो। हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन बाय, लिखो, हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन बाय, हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन्ड बाय, हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन्ड बाय, हाइब्रिड विगर कैन बी मेंटेन्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लिखो, ड्यू टू कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग, ड्यू टू continuous inbreeding, due to continuous inbreeding, loss of hybrid vigor, loss of hybrid vigor,
इज नोन एज लॉस ऑफ हाइब्रिड विगर इज नोन एज क्या कहलाएगा भाई साहब? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहलाएगा? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हाँ भाई, क्लियर हो गया पूरी क्लास को? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ठीक है, अब कल से अपन थ्योरी वाला पार्ट करेंगे, ठीक है? फिर दिखाएंगे अपन जाके डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब आएगा नंबर जा करके फ्राइडे या सैटरडे में नंबर आ पाएगा, ठीक है ना? दिखाने वाला काम अब 2 दिन लिखना है अपने को, और क्वेश्चन वाले पार्ट पर आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे क्वेश्चन वाले पार्ट पर। कल तो मेंडलिज्म वगैरह हो जाएगा। वैसे अपने समझ में तो सारा आ ही गया, कोई टेंशन नहीं है, तो बस लिखना ही लिखना है। बस आधा घंटे पढ़ना है घर जाकर के से, है ना? ठीक है, कल एनसीईआरटी लेके आना, कल एनसीईआरटी के 1-2 पेज निपटा देंगे अपन। चलो भाई, थैंक यू। और तो कुछ नहीं रह गया इधर। है 50 से ये कितना रह गया? 25। भाई इसका करा रहे हो तो ये कम होता जा रहा है ना, सही है? आगे समझे क्या? हाँ तो यही तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती जा रही है ना। क्या कह रहा हूँ? अरे ये टोटल में देखेंगे, ये टोटल में देखेंगे, ये टोटल में ऐसे आगे समझे?